हेलो एवरीवन, प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशंस में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपको ले आए हैं नए चैप्टर में, और उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, जो कि चैप्टर 11 है क्लास 12 का, और इसका पूरा हिंदी नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रियाएं। यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए हम आपके लिए सवाल लाए हैं, और इन सवालों के माध्यम से आज करेंगे ऑब्जेक्टिव की तैयारियां। चलिए, सबसे पहला जो सवाल है हमारा, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, यानी शुरुआत ही करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। पहले चारों पॉइंट को हम आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद आपका आंसर को दिखाते हैं। द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी उपयोगी उत्पादों को बनाने के लिए जीवित जीवों का उपयोग करना। दूसरे पॉइंट में आते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं यहाँ, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों की संरचना का अध्ययन कराना। तीसरा है द स्टडी ऑफ डीएनए एंड जीन्स, यानी डीएनए और जीनों का अध्ययन कराना। और चौथा है नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अब यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ टर्म गौर करेंगे, बायो प्लस क्या है टेक्नोलॉजी। अब यहाँ देखिए, बायो मतलब हो गया क्या, लिविंग बींग्स। बायो को हम लोग कह सकते हैं सिंपल तरीका से लिविंग बींग्स, और लिविंग बींग्स का प्रयोग करना और टेक्निक को डेवलपमेंट करना। तो यहाँ क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि एक नए टेक्निक के प्रयोग में लिविंग बींग्स को ऐड करके और एक नया चीज की खोज करने को हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रौद्योगिकी। तो सिंपल आपको दिख रहा है लिविंग, तो यहाँ क्लियर हो गया किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और क्या कर रहे हैं, टेक्निक के माध्यम से क्या बना रहे हैं, यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो सिंपल हो गया, उपयोगी उत्पाद को बनाने के लिए जीवित जीवों का उपयोग करना। तो हमारा सही आंसर है ए नंबर पॉइंट। चलिए अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन चैप्टर का ही था और इंपॉर्टेंट भी था। व्हाट इज रिकम्बिनेंस डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी पुनः संयोजित डीएनए। यहाँ देखिए, रिकम्बिनेंस मतलब री मतलब फिर से, अगेन एंड अगेन, कम्बिनेंट मतलब ज्वाइन, और डीएनए टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, यानी पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है। अब चार ऑप्शन आपके सामने है, ढूंढने का कोशिश करेंगे। पहला है एक ऐसा टेक्निक जो डीएनए की जानकारी देती है। दूसरा हो गया एक ऐसा टेक्निक जो प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जीएमओ की जानकारी देती है। जीएमओ यानी हमने चर्चा किया था, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों की जानकारी देती है या उसके उत्पादन करने की तकनीक को बताती है। तीसरा है ए मेथड ऑफ जीन आइसोलेशन, यानी जीन को अलग करने की विधि की जानकारी देती है। और चौथा है ए मेथड ऑफ जीन रेप्लिकेशन, यानी जीन पुनरुत्पादन की विधि को दर्शाती है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे है पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, और फिर से संयोग है, मतलब फिर से जोड़कर एक नए डीएनए से हम एक नए जीवों के उत्पादन कर रहे हैं। तो ऐसे टर्म्स को रिकम्बिनेंट डीएनए करते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि नया डीएनए का उपयोग करके बनाते हैं। तो सही आंसर है हमारा क्या, जीएमओ। इसका नाम ही है, आनुवांशिक रूप से संशोधित कर एक नए जीव के निर्माण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, जीएमओ कहेंगे। यानी एकदम शॉर्ट तरीका से क्वेश्चन ही आपका आंसर है। अगर गौर से देखेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे, तो अगर क्वेश्चन परिभाषा पूछ दे भाई जीएमओ क्या है, तो एकदम आसानी से बोल देंगे कि भाई आनुवांशिक रूप से संशोधित करके नए जीवों के निर्माण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग जीएमओ कहते हैं। तो सिंपल आंसर हो गया हमारा क्या, बी नंबर पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, विच एंजाइम इज यूज टू कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट, यानी आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम का प्रयोग करके हम लोग डीएनए को काटने का काम करते हैं। यानी इंग्लिश में ही आपका क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन समझते तो हिंदी पढ़ने का दरकार नहीं है। तो धीरे धीरे अपने आप को डेवलपमेंट करना है कि कौन सा एंजाइम विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब काटने वाली बात आएगी कि डीएनए को कौन काटता है, तो डीएनए को काटने का एंजाइम है कौन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। यानी सारे एंजाइम्स को हम लोग पढ़ेंगे, ये चारों एंजाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले टर्म्स आएंगे। यानी पिछले क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं ना कहीं डीएनए को काटने का काम करता है। अभी आते जाएंगे क्वेश्चंस में, नए नए तकनीक टाइप से क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं। व्हाट इज ए वेक्टर इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन देखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा वेक्टर कार्य करते हैं या क्या कार्य करते हैं। तो पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी में वेक्टर के रूप में कौन है, यानी क्या है। क्वेश्चन देखिए, अब 4 ऑप्शन है हमारा। एक कैरियर ऑफ फॉरेनर डीएनए इनटू ए होस्ट सेल्स, यानी एक ऐसा वाहक
जो विदेशी डीएनए को मेजबान कोशिका में प्रवेश कराता है। दूसरा है ए टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ रिकम्बिनेंट डीएनए यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टाइप नहीं है। तीसरा है क्लोनिंग साइट, ये भी तो नहीं है। और चौथा है ए टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, चलिए ये भी नहीं। तो हमारा सही आंसर ऊपर ही दिख रहा है कि एक ऐसा कैरियर है जो कि फॉरेनर डीएनए को किसी मेजबान कोशिका में प्रवेश कराता है, यानी किसी जीव में एक नए डीएनए को प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही हम लोग पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी में वेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर हमारा हो गया ए नंबर पॉइंट। चलिए अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ प्लाज्मिड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का कार्य बताइए। लीजिए क्वेश्चंस मिल रहा है, किसका कार्य बताना है? प्लाज्मिड का कार्य बताना है। किस में बताना है? तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग कहेंगे कौन सा टेक्नोलॉजी? आरडीएनए टेक्नोलॉजी में किस तरीका से प्लाज्मिड कार्य करता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। टू कट द फॉरेनर डीएनए, यानी विदेशी डीएनए को काटने में क्या मदद करता है प्लाज्मिड। दूसरा काम है टू कैरी द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स, यानी पुनः संयोजित डीएनए को मेजबान कोशिका में प्रवेश कराने में मदद करता है। और तीसरा है टू रेप्लिकेट द रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी पुनः संयोजित डीएनए का पुनरुत्पादन करता है। और टू एक्सप्रेस द रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी पुनः संयोजित जीन की अभिव्यक्ति करता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन समझना है, प्लाज्मिड का जो मुख्य कार्य होता है वो प्लाज्मिड क्या करता है कि पुनः संयोजित डीएनए को मेजबान कोशिका में प्रवेश कराता है। तो याद रखेंगे प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर्स के रूप में कार्य करता है और ये मेजबान कोशिका में प्रवेश कराने में मदद करता है। तो सही आंसर हमारा रहेगा बी। अगले क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर क्या है? तो पीसीआर का पूरा नाम रहेगा क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। कभी कभी क्या करता है आपको दे देगा पीसीआर क्या है और पीसीआर का 4 ऑप्शन देगा जिसमें एक सही आंसर रहेगा और 3 गलत रहेगा। तो आपको पूरा नाम जरूर याद रखना है पीसीआर। अब पीसीआर का क्या काम है? तो यहाँ देखिए, पहला है ए मेथड टू सीक्वेंस डीएनए, यानी डीएनए अनुक्रम की विधि। दूसरा है टेक्निक टू एम्पलीफाई डीएनए, डीएनए को बढ़ाने की तकनीक। तो ये तो गलत है, बढ़ाने की तकनीक में नहीं होता। ए मेथड टू कट डीएनए, डीएनए को काटने वाला काम भी नहीं कर रहा। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि भाई दूसरा डीएनए जो है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए को काटने का काम कर रहा है। ए मेथड टू इंसर्ट फॉरेनर डीएनए, डीएनए को विदेशी डीएनए को डालने की विधि। तो यहाँ तो वेक्टर काम कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा हो गया क्या? ए नंबर, ए मेथड टू सीक्वेंस डीएनए, यानी डीएनए अनुक्रम की विधि है, यानी डीएनए को सजाने की विधि को हम लोग क्या नाम देते हैं? पीसीआर कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन आता भी है कि आपको एक एग्जाम्पल बताना है कि कौन इसमें से जीएमओ का एग्जाम्पल है। तो व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी तरीका से फुल फॉर्म अगर आ जाए जीएमसीएस, तो यानी बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना। याद रखेंगे इसी तरीका से जीएमसी आ जाता है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओ आ गया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव का उदाहरण है। अब यहाँ गौर करना है कि संशोधित रूप से कौन उदाहरण है। तो अब 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है बीटी कॉटन, दूसरा है गोल्डन राइस, तीसरा है हार्बिसाइड रेजिस्टेंट सोयाबीन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त में सभी। अब यहाँ गौर कीजिए, कहीं ना कहीं ये जो तीनों नाम है और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव है, ये तीनों कहीं ना कहीं जीएम को सपोर्ट करते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड टर्म्स को समझाते हैं, बताते हैं। और ऑर्गेनिज्म से जब बात आई तो उसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी शामिल रहेंगे। तो बीटी कॉटन भी सही है, गोल्डन राइस भी सही है और हर्बिसाइड प्रतिरोधी सोयाबीन भी सही है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंसर्ट फॉरेनर जीन्स इनटू ए प्लांट सेल? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी जीन को पौधे की कोशिका में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ गौर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी जीन को पौधे की कोशिका में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंसर्ट फॉरेनर जीन्स इनटू ए प्लांट सेल। अब देखेंगे क्या करके। पहला हो गया T1 प्लाज्मिड, दूसरा हो गया एडेनोवायरस, तीसरा हो गया रिट्रोवायरस और चौथा हो गया प्लाज्मिड डीएनए। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि भाई विदेशी जीन को पौधे की कोशिका में डालना है तो हमेशा वहाँ पे टिक लगाएंगे क्या? T1 प्लाज्मिड। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? T1 प्लाज्मिड। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स?
आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है। यहाँ गौर कीजिए, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के उत्पादन के लिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सी निम्नलिखित विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। बहुत अच्छा, यहाँ देखिए द प्रोडक्शन ऑफ GMC यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो अब देखेंगे कौन है इसमें। पहला हो गया rDNA टेक्नोलॉजी यानी पुनः संयोजित DNA। दूसरा हो गया सेल फ्यूजन यानी कोशिका का संलयन, संलयन मतलब जुड़ना। तीसरा हो गया क्या भाई, जीन एडिटिंग यानी जीन संपादन। और चौथा हो गया क्या, ऑल ऑफ द अबव। तो कहीं ना कहीं GMC के टेक्निक में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जब दिया है ऑल ऑफ द अबव तो सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया क्या है, यानी जीन क्लोनिंग किस बातों को दर्शाता है। चारों ऑप्शन को देखिए बारीकी से, आपको आंसर दिखेगा। पहला हो गया कि जीन क्लोनिंग यानी जीन का अर्थ हो गया छुपा हुआ, हिडन, और क्लोनिंग मतलब होता है एग्जैक्ट यानी अपने जैसा कॉपी करना, है ना। तो किसी भी चीज़ का क्लोन होना यानी कॉपी करना। तो मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ जीन। लीजिए क्वेश्चंस में ही है आंसर दिया हुआ। आगे अब हम पढ़ेंगे क्या, यही आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि एक ऐसा हूबहू कॉपी जीन का तैयार करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, जीन क्लोनिंग। यानी क्वेश्चन अगर पूछ दे जीन क्लोनिंग का क्या काम है, तो सिंपल परिभाषा भी हो गया, जीन की एक समान प्रति बनाना, एक समान जेरोक्स बनाना, एक समान आइडेंटिकल को तैयार करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, जीन क्लोनिंग। तो सही आंसर हमारा हो गया ए। बी सी डी कहीं उससे मैच नहीं करता है, तो सही आंसर ए हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ रीएक्सट्रैक्शन एंजाइम इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। पुनः संयोजित DNA प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधात्मक एंजाइम की भूमिका क्या है। अब देखिए हिंदी पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश से आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। पुनः संयोजित DNA प्रौद्योगिकी यानी इसका पूरा नाम हो गया rDNA टेक्नोलॉजी। तो rDNA टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करता है। तो अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को काटने का काम करता है। तो अब यहाँ ढूंढना है कि कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या। पहला हो गया टू रेप्लिकेट DNA, क्या DNA को फिर से रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट मतलब पुनः उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ तो क्या क्वेश्चन है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्ट लगा रहा है, यानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोकने का काम कर रहा है, काटने का काम कर रहा है। दूसरा हो गया टू कट DNA एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये लीजिए मिल गया आपको आंसर कि DNA के किसी खास स्थान पर काटने का काम करेगा। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सही आंसर हमारा यही है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस अबव है नहीं और कुछ उससे मिलता जुलता है भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा टू कट DNA इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। यानी ये याद रखिए, नॉर्मल बोलचाल में हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब किसी भी चीज़ को रोकना। और अगर DNA का जहाँ पे सीक्वेंस खत्म हो रहा है या फिर DNA का कार्य जहाँ रुक रहा है, वहाँ काटने का काम कौन करेगा, आर एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद रखेंगे DNA को काटने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए वेक्टर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैविक अभियांत्रिकी में निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ देखिए जैविक अभियांत्रिकी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें कौन सा वेक्टर के रूप में हो रहा है, यानी वेक्टर के रूप में कौन कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, जब कभी वेक्टर का काम होता है जैविक अभियांत्रिकी में, यानी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कार्य कर रहे हैं, उसमें किनका किनका प्रयोग करता है। तो ईस्ट का भी प्रयोग होता है, बैक्टीरियोफाज का भी होता है, प्लाज्मिड का भी होता है। तो सही आंसर हमारा 3 ही है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कीजिए। कभी कभी क्या करता है कि एक प्लाज्मिड आंसर दिया रहेगा और 3 अलग रहेगा, तो वहाँ प्लाज्मिड लगेगा। लेकिन जब ईस्ट, बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड रहेगा तो वहाँ आंसर हम क्या दे देंगे, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उद्देश्य बताइए। उद्देश्य बताइए यानी क्या मुख्य भूमिका है किसमें भाई, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। किसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। टू सेपरेट DNA फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन द साइज, यानी आकार के आधार पर DNA खंड को अलग करना है। देखिए आपको मिल रहा है, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम ही होता है DNA खंड को अलग करना। जोड़ना तो होगा नहीं, पुनः उत्पादन भी नहीं होगा, खंडों को काटना भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा पहला ही है, यानी DNA खंडों को अलग करना। चलिए नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ DNA लाइगेज इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। पुनः संयोजित DNA प्रौद्योगिकी में DNA लाइगेज का काम बताइए। देखिए दीजिए,
एक एंजाइम हमको वहाँ मिला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डीएनए को काटने का काम करता है। दूसरा एंजाइम मिल गया डीएनए लाइगेज जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। यहाँ देखिए 2 पॉइंट याद रखेंगे, कौन कौन सा। पहला एक एंजाइम हम लोग याद कर लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या चीज़ को करेगा भाई, तो डीएनए को काटने का काम करेगा, कट करने का काम करता है डीएनए को। दूसरा एंजाइम मिल गया कौन हमारा, लाइगेज, जो डीएनए को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी ऐड करने का काम करता है। तो 2 यहाँ याद रखेंगे। इसी तरीके से 3-4 एंजाइम आते जाएगा, हम समझाते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ये 2 बेसिक क्वेश्चंस याद रखिएगा, हमेशा आपको काम देते रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चंस में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ऑफन यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अक्सर इंसुलिन के उत्पादन के लिए जैविक अभियांत्रिकी में उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखना है, कौन सा जीव, जीवों के बारे में पूछ रहा है, और अक्सर किसके लिए, इंसुलिन के उत्पादन के लिए जैविक अभियांत्रिकी यानी सूक्ष्म जीव यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखना है, मेन यहीं पे आपको इंसुलिन उत्पादन करना है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ऑफन यूज्ड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। और जब भी कभी इंसुलिन का उत्पादन होता है तो ये सब तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी काम नहीं करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस भी काम नहीं करता है, और प्लाज्मोडियम भी नहीं करता है। हमेशा याद रखेंगे ई कोलाई, कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई, जिसका पूरा नाम है एसेरिचिया कोलाई, यानी एसेरिचिया कोलाई। तो याद रख लेना है, इंसुलिन के उत्पादन के लिए आने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया, एसेरिचिया कोलाई। अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैविक अभियांत्रिकी में एग्रोबैक्टीरियम की भूमिका बताइए, यानी किस तरीक़ा से एग्रोबैक्टीरियम मुख्य रोल निभाते हैं। तो पहला हो गया इट हेल्प्स इन जीन एडिटिंग, यानी यह जीन संपादन में मदद करता है। दूसरा इट एक्ट्स एज ए वेक्टर फॉर प्लांट जीन ट्रांसफर, यानी यह पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करता है। और तीसरा है इट सिंथेसाइज हार्मोन्स फॉर प्लांट, यानी ये पौधों के लिए हार्मोन संश्लेषित करता है। चौथा पॉइंट दिया नहीं है तो डी नंबर आप देखिए, यहाँ पे हम आपको लिखा देते हैं ऑल ऑफ दिस, क्या ये सभी कार्य करते हैं। अब इस पे नहीं आ जाइएगा कि ऑल ऑफ दिस लिखे हैं तो यही होगा आंसर। अब यहाँ देखिए, क्या ये जीन एडिटिंग में मदद करता है, क्या ये पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन आया था एग्रोबैक्टीरियम क्या रोल करता है, यानी ई कोलाई का मुख्य काम क्या है, इंसुलिन में भूमिका निभाया। एग्रोबैक्टीरियम का काम है कि ये पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। याद रखेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस अगर आए तो आंसर में टिक लगाना है, किस लिए भाई, वेक्टर के रूप में। किसमें कार्य करता है, तो पौधे में जीन स्थानांतरण के लिए कार्य करता है। तो सही आंसर हमारा हो गया बी नंबर। अगले क्वेश्चन में आएंगे यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोरिएक्टर यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग किए जाने वाले बायोरिएक्टर का उदाहरण है। चलिए आपको उदाहरण देना है, यानी उदाहरण इसमें से कौन है, किसका उदाहरण, बायोरिएक्टर का, और किसमें प्रयोग हो रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी में यानी कौन प्रयोग होगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन प्रयोग होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से पौधे या पौधे से बनने वाले उत्पादक को डेवलप करते हैं। तो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो ढूंढेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन, यानी किण्वन विधि होती है। कैसा विधि होती है, किण्वन विधि। और किण्वन विधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। तो जो फर्मेंटेशन मेथड करते हैं उसको कहते हैं फर्मेंटर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक फर्मेंटर है, यानी किण्वक है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ए नंबर पॉइंट। अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मार्कर जीन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कई बार सवाल पूछा गया है, ढूंढना हमको क्या भाई, मार्कर जीन का क्या कार्य है। तो मार्कर जीन पहला क्या हो गया कि टू कट द फॉरेनर डीएनए, यानी विदेशी डीएनए को काटना। चलिए भाई ये काम होता नहीं, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है भाई, काटने फाटने का काम। टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म सेल्स, यानी परिवर्तित कोशिकाओं का चयन करना। तो मार्कर जीन है यानी एक्स्ट्रा जीन, तो ये इसका मुख्य कार्य है। रेप्लिकेट डीएनए नहीं करना, यानी ये काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। और टू रिपेयर डैमेज जीन, क्षतिग्रस्त जीनों को ठीक करना, ये भी नहीं। तो सही आंसर है हमारा क्या, टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेल, यानी परिवर्तित कोशिकाओं को चयन करना। मार्कर जीन याद रखना, मार्क कर रहा है, किसको मार्क कर रहा है भाई, कोशिका को चयन कर रहा है।
कैसे कोशिकाओं को चयन कर रहा है, परिवर्तित कोशिकाओं को चयन कर रहा है। तो सही आंसर हमारा बी नंबर है। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को देखने के साथ आपको कुछ कुछ हिंट्स मिल ही जाता है, और थोड़ा पढ़िए, थोड़ा पढ़ने से आपके सवालों का जवाब भी इसी में मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ GMC। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, GMC यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल। तो अब देखिए भाई, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कौन है, तो आपके सामने आप पढ़े होंगे कि भाई इनमें से कौन GMC का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो आप टिक लगा देते थे वहाँ गोल्डन राइस। ये सही बात है कि भाई गोल्डन राइस है, लेकिन इसके आगे पीछे देखते हैं तो BT कॉटन भी किसके द्वारा डेवलपमेंट हुआ है, आनुवांशिक रूप से ही डेवलपमेंट हुआ है, यानी कॉटन के प्लांट को, तो ये भी कहीं ना कहीं आनुवांशिक फसल में है। अब 2 आपका आ गया, तो अब तीसरे वाले को भी आप देखिए, शायद इसमें काम बन जाए। तो हार्बिसाइड रेसिस्टेंट मेज लीजिए भाई, मक्का को डेवलपमेंट कर रहा है और उसके रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा रहा है, यानी ये भी कहीं ना कहीं आनुवांशिक रूप से बढ़ावा भी दे रहा है। तो ये तीनों ही आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल के उदाहरण है। तो सही आंसर जो हमारा हो गया वो ऑल ऑफ द एबव होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। विच प्रोसेस इज यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरेनर DNA इनटू ए प्लांट। पौधे में विदेशी DNA को डालने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है। यहाँ गौर करेंगे, पौधे में विदेशी DNA को डालने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है। तो विदेशी DNA कहने का मतलब हो गया फॉरेनर DNA। अब फॉरेनर DNA को डालने की प्रक्रिया को तो अब यहाँ गौर करेंगे कौन कौन सा है। पहला हो गया इलेक्ट्रोपोरेशंस, दूसरा हो गया जीन गन, तीसरा हो गया माइक्रो इंजेक्शंस, और चौथा हो गया ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ गौर कीजिएगा, DNA डालने की प्रक्रिया उपयोग की जाती है, तो पौधे में विदेशी DNA, तो आप तीनों तरीका से विदेशी DNA को डाल सकते हैं। आप पढ़े होंगे जीन गन के माध्यम से भी, माइक्रो इंजेक्शंस के भी माध्यम से, और इलेक्ट्रोपोरेशंस के माध्यम से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए भाई अगले क्वेश्चंस में आएंगे। चलिए आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन पुनः संयोजित DNA प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। यहाँ देखना है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन है, सेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट DNA, यानी रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में कौन इन्वॉल्व नहीं लेते हैं। तो अब यहाँ ढूंढना है कि भाई 4 ऑप्शन में कौन। तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जीन का आइसोलेशन होता है, यानी अगर आप स्टेप पढ़े होंगे तो 3-4 स्टेप है, जिसमें जीन आइसोलेशन है, जीन क्लोनिंग है, जीन इंसर्शन है, यानी जीन का पृथक्करण, जीन का क्लोनिंग होना और जीन का स्थानांतरण होना, ये सब इसके पॉजिटिव क्वेश्चन के आंसर में आता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव में कौन भाग नहीं लेता है। तो सही आंसर है हमारा सी नंबर, क्रोमोजोम डुप्लीकेशंस, है ना। ये क्रोमोजोम डुप्लीकेशन यानी गुणसूत्रों का दोहराव, ये जो भाग लेता है क्रोमोजोमल एब्रोसम में, है ना। क्रोमोजोम एक क्वेश्चन है, क्रोमोजोम एबिरेशंस, उसका सवाल है, यानी ये गुणसूत्र का दोहराव। यहाँ ये तीनों जो है कहीं ना कहीं RDNA टेक्नोलॉजी में भाग लेते हैं, इसकी प्रक्रिया में, ये प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो सही आंसर जो हमारा होगा यही हो जाएगा, क्रोमोजोम डुप्लीकेट यानी गुणसूत्रों का दोहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इन विच वेक्टर डज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस नेचुरली ट्रांसफर जीन इन ए प्लांट सेल। यहाँ गौर कीजिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस पौधे की कोशिकाओं में जीनों का प्राकृतिक रूप से स्थानांतरण किस वेक्टर से करता है, यानी कौन सा वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस पौधे की कोशिकाओं में जीन को प्राकृतिक रूप से स्थानांतरण करता है। आपके पास ऑप्शन है कौन, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, F प्लाज्मिड और MI3 प्लाज्मिड। आपको जाना कौन सा आंसर लग रहा है। आप ये सब की चर्चा भी कहीं नहीं सुने होंगे, और आप ज़्यादातर जो सुने होंगे वो TI प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट यहीं पे है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का जो सही आंसर है वो क्या हो गया, TI प्लाज्मिड। अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज फॉर जीन ट्रांसफर इनटू एनिमल सेल। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पशु कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ देखिए, आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तकनीक, एक ऐसे टेक्निक का नाम बताइए जो कि पशु कोशिकाओं में जीन को ट्रांसफर का प्रयोग करने में मदद करता है। तो जीन स्थानांतरण का किसमें भाई, पशु में। तो चलिए, बायोलिस्टिक मेथड का भी प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोपोरेशंस का भी मेथड पशु के कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण में किया जाता है, लाइपोफेक्शंस ये भी किया जाता है, और लास्ट में दे दिया क्या, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में आएंगे जो कि 24 है। क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड यूज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन थ्रू rDNA टेक्नोलॉजी, यानी पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है। तो आप पहले यहाँ चारों ऑप्शन देखिए कि इसमें पूछा गया है कि भाई इंसुलिन की उत्पादन करने की विधि बताइए, किसके माध्यम से, तो rDNA टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब यहाँ देखते हैं एक एक करके। पहला जो आंसर है वो है क्लोनिंग द इंसुलिन जीन इन ई कोलाई, यानी सिंपल हिंदी में अगर पॉइंट देखेंगे तो एसेरिचिया कोलाई में इंसुलिन जीन का क्लोनिंग होना। दूसरा है क्लोनिंग द इंसुलिन जीन इन सैक्रोमाइसिस सर्विसी, यानी सैक्रोमाइसिस सर्विसी में इंसुलिन जीन का क्लोनिंग होना। और तीसरा है क्लोनिंग द इंसुलिन जीन इन एनिमल सेल, यानी पशु कोशिकाओं में इंसुलिन जीन का क्लोनिंग होगा। क्वेश्चन ही पूछ रहा है किसका उत्पादन होना, इंसुलिन का उत्पादन किस में होना, यानी डीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से होना। यहाँ नहीं पूछा गया कि पशु में होना है। तो यहाँ आपको देखना है कि जब आखिर इसमें भी जीन क्लोनिंग का उत्पादन इंसुलिन का हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ जीन गन यूज फॉर जीन ट्रांसफर, जीन स्थानांतरण के लिए प्रयोग की जाने वाले जीन गन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। अब यहाँ गौर करना है, जीन स्थानांतरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जीन गन का कार्य बताना है आपको। तो कार्य में ढूंढेंगे कि कौन कौन सा कार्य हेल्प करता है। पहला है डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ डीएनए इनटू सेल, यानी कोशिकाओं में सीधे डीएनए का इंजेक्शन कराते हैं। दूसरा क्या है भाई, हाई प्रेशर डिलीवरी ऑफ डीएनए कोटेड पार्टिकल्स इनटू सेल्स, यानी डीएनए लेपित कणों को कोशिकाओं में उच्च दबाव के साथ पहुंचाना। और तीसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं को इलेक्ट्रोपोरेशन। और चौथा है वायरल वेक्टर मेडिएटेड जीन, यानी वायरस वेक्टर के माध्यम से जीन का स्थानांतरण। अब अगर क्वेश्चंस को गौर से देखते हैं तो आपका आंसर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जब भी कभी जीन का स्थानांतरण करते हैं या जीन गन के माध्यम से किसी चीज़ का कार्य करते हैं तो उसके सिद्धांत में ये बताया गया कि जो भी डीएनए के लेपित कणों को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हमेशा डीएनए कोटेड पार्टिकल्स को जब भी ट्रांसफ़र करेंगे उसमें कैसा दबाव होना चाहिए, यानी हाई प्रेशर होना चाहिए। तो अब यहाँ आपको दिख रहा है हाई प्रेशर, तो सही आंसर आपका हो गया क्या, बी नंबर पॉइंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे वेक्टर की विशेषता है। तो इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, क्या ये इसे स्वतंत्र रूप से पुनरुत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा बताया इट शुड हैव ए सेलेक्टिव मार्कर जीन, इसमें से चयन योग मार्कर जीन होना चाहिए। और तीसरा है इट शुड इजीली इंट्रोड्यूस इनटू ए होस्ट सेल, यानी इसे मेजबान कोशिका में आसानी से डाला जा सके। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ गौर करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छे वेक्टर की कैरेक्टर बताना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये तीनों जीन उसके कैरेक्टर को बता रहा है। एक बता रहा है कि भाई जीनों में कैसा होना चाहिए पुनरुत्पादन होने की क्षमता। दूसरा हो गया भाई जो बाहरी जीन है या उसको मार्कर जीन, यानी चयन करेंगे, मार्क करेंगे। तीसरा है कि भाई उसको हम मेजबान कोशिका में आसानी से डाल सकते हैं। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं अच्छे वेक्टर की विशेषताओं को दर्शाता है। तो सही आंसर हमारा क्या है, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर जीन इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी में चयन योग्य मार्कर जीन का क्या महत्व है। यहाँ गौर कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है सिग्निफिकेंट ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर जीन, यानी पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी में कैसा, यानी चयन योग मार्कर जीन का महत्व बताना है। तो मार्कर जीन का महत्व जब पूछेंगे तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द होस्ट सेल्स, यानी ये मेजबान कोशिका की पहचान करने में मदद करता है। या दूसरा है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए को मदद करता है। और तीसरा हो गया इट हेल्प इन क्लोनिंग द जीन, यानी यह जीन क्लोनिंग में मदद करता है। अब क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे कि पूछा गया पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी, यानी जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में चयन योग मार्कर का महत्व बताना है। तो चयन योग मार्कर का जो महत्व है उसका मुख्य आंसर हमारा है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी ये पुनः संयोजित डीएनए की पहचान करने में मदद करता है, यानी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो सही आंसर हमारा हो गया बी नंबर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोड्यूसिंग रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला
मेजबान जीव है, मेजबान जीव के बारे में बताना है। और साथ ही साथ ये जो जीव होते हैं पुनः संयोजित प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो आपको पहले पहचानना है कि इनमें से कौन मेजबान जीव है जो कि रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो आप देखे होंगे कि भाई इकोलाई ये तो मदद करते ही हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसी ये भी मदद करते हैं। अब तीसरा को देखना, जब एक पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा में कहीं डाउट आ रहा है और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव है, तो कहीं ना कहीं जब दो कॉन्फिडेंसली सही है तो हमारा तीसरा भी जो है मैमेलियन कोशिकाएं भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करते हैं प्रोटीन को। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। 29, विच टेक्निक इज यूज टू क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स? आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे बनाने के लिए कौन से तकनीक का प्रयोग करते हैं? आनुवांशिक रूप से क्या बना रहे हैं हम लोग? पौधे बना रहे हैं। और आपको पूछ रहा है कि इस तरीका से जो पौधे बना रहे हैं तो उसके टेक्निक का नाम बताइए। अब आपके सामने ये 3 और 4 सभी टेक्निक है, तो आप देखेंगे तो पहला हो गया प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन यानी प्रोटोप्लाज्म संलयन। नेक्स्ट हो गया माइक्रो प्रोपगेशंस यानी सूक्ष्म प्रजनन, इसको हम लोग हिंदी में क्या नाम देते हैं? सूक्ष्म प्रजनन यानी माइक्रो प्रोपगेशंस। और तीसरा है जीन ट्रांसफर बाय एग्रोबैक्टीरियम यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस के माध्यम से जीन का स्थानांतरण। तो ये तीनों ही मेथड पौधे बनाने के जीएमओ तरीके में मदद करते हैं। तो सही आंसर हमारा हो गया, हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप पढ़े होंगे प्रोटोप्लास्ट में कल्चर, सोमेटिक कल्चर, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशंस कल्चर, इस चैप्टर में भरे पड़े हैं ये पौधे का डेवलपमेंट करने वाले कल्चर को। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट? यहाँ देखिए कट डीएनए यानी डीएनए को काटने वाला एंजाइम के बारे में बताना है। और हमने पहले भी चर्चा कर चुका है कि डीएनए को काटने वाले स्पेसिफिक साइट को हम लोग क्या नाम देते हैं? यानी हाँ, यूज टू कट डीएनए, विच द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू कट डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट, यानी स्पेसिफिक साइट को काटने वाले टर्म्स को हम लोग नाम देंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। याद रखेंगे, क्या नाम याद रखेंगे? रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटने का काम करता है। चलिए अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक पॉलीमरेज इन पीसीआर? यानी पीसीआर में टेक पॉलीमरेज की मुख्य भूमिका बताइए। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई टेक पॉलीमरेज की भूमिका पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का निष्क्रियकरण, प्राइमर सिंथेसिस, तीसरा डीएनए एम्प्लीफिकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर और चौथा लिगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डीएनए एम्प्लीफिकेशन एट द हाई टेम्परेचर्स। अगले क्वेश्चंस में आएंगे, विच वेक्टर इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लोनिंग इन ओकोलाई? ई कोलाई में क्लोनिंग के लिए वेक्टर सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। अब देखिए पूछना है यानी वेक्टर के बारे में पूछ रहा है और किसमें? ई कोलाई के क्लोनिंग में प्रयोग हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन पूछ दे ई कोलाई के क्लोनिंग में कौन सा वेक्टर होगा, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? PBR322। अगले क्वेश्चन में आएंगे, यानी यहाँ आपका बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप सिर्फ देखिए उस क्वेश्चंस का कि क्या आंसर हो सकता है। द सेपरेशंस एंड प्यूरिफिकेशंस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स इज कॉमनली अचीव्ड बाय, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए यानी प्रौद्योगिकी डीएनए टुकड़ों को अलग और शुद्ध करने के लिए आमतौर पे किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे गौर करेंगे, जब कभी डीएनए टुकड़े को अलग करना है या शुद्ध करना है तो उसका सही आंसर जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या आंसर देंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस इज नॉन एज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस को प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, क्या कारण है कि इसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ट्रांसफर प्लाज्मिड डीएनए टू प्लांट सेल, क्या वो प्लाज्मिड डीएनए को कहाँ भेजता है? प्लांट सेल में। दूसरा है इट कैन कट डीएनए इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, क्या कटे मतलब कि डीएनए के स्पेसिफिक साइट को काटने का काम करता है। टू एम्प्लीफाइड डीएनए, डीएनए का पुनरुत्पादन करता है। और इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी संक्रमण से बचाने का काम करता है।
तो जब कभी प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर देंगे इट ट्रांसफर प्लाज्मिड डीएनए टू प्लांट सेल नेचुरली, यानी प्लाज्मिड डीएनए को प्लांट सेल में भेजने का कार्य करता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 1 नंबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 36। द टर्म बायोरिएक्टर इज एसोसिएटेड विथ, बायोरिएक्टर शब्द किससे जानी जाती है, यानी बायोरिएक्टर शब्द का क्या प्रमाणित है यहाँ पे देखना है। तो बायोरिएक्टर का जो मुख्य रोल है वो क्या है भाई, डीएनए रेप्लिकेशंस में काम करेगा, या लार्ज स्केल प्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, या सेपरेशंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, या इंजाइम प्योरिफिकेशंस। ये अब यहाँ गौर करेंगे, यानी बायोरिएक्टर के बारे में आपको, तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि बायोरिएक्टर शब्द का संबंध किससे रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में आएंगे। विच टेक्निक इज यूज टू इंट्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग की जाती है। अब यहाँ देखेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में बताया गया कि होस्ट कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग की जाती है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपोरेशंस, सेंट्रीफ्यूगेशंस, स्पेक्ट्रोमेट्री और माइक्रोस्कोपी, यानी इस 4 आंसर में आपको बताना है कि सही आंसर कौन है। तो क्वेश्चंस को देखेंगे, जब भी कभी होस्ट कोशिकाओं को प्रवेश कराने की बात आएगी तो सही आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया इलेक्ट्रोपोरेशंस। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ गुड क्लोनिंग वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर का गुण नहीं है, यानी इसमें आपको बताना है कि अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के लिए क्या गुण नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव क्वेश्चन। तो जब भी कभी अच्छा क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए तो इसका सही गुण है क्या है कि भाई ये शॉर्ट साइज होना चाहिए, यानी स्मॉल साइज बोल सकते हैं इसको। कैसा साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज। लेकिन जब नहीं पूछा तो इसका उल्टा कहेंगे, तो उल्टा आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज साइज। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लार्ज साइज। चलिए बस द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, बच्चों वाली क्वेश्चंस आ गई, यानी पीसीआर के बारे में बताइए। चैप्टर 3 में भी यौन संचारित रोगों की जानकारी के लिए भी पीसीआर का प्रयोग कर रहे थे। इसका पूरा नाम, सीधा संबंध हमारा किससे है, पीसीआर से है। पीसीआर का पूरा नाम हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी आप हिंदी में बोल सकते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द सेलेक्टेबल मार्कर इन ए वेक्टर हेल्प इन, वेक्टर में चयन योग्य मार्कर किस में सहायता करते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2 नंबर के क्वेश्चन में इसको बना दिया जाता है कि वेक्टर में चयन योग्य मार्कर की सहायता क्यों करते हैं या क्यों करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें ढूंढना है आइडेंटिफाई द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, दूसरा है स्कैनिंग रिकम्बिनेंस एंड नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स, तीसरा है एम्पलीफाइंग डीएनए, चौथा है सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो सही आंसर हमारा 4 नंबर यहाँ दिख रहा है, जो कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सप्रेशन वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सप्रेशन वेक्टर का उदाहरण है। एक्सप्रेशन वेक्टर का जब भी कभी उदाहरण देंगे तो सही आंसर एक्सप्रेशन वेक्टर के लिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, T1 प्लाज्मिड। चलिए ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के चयन योग्य मार्कर का प्राथमिक उद्देश्य बताना है, यानी मेन प्राइमरी उद्देश्य क्या है, किस तरीका से ये मदद करता है। तो पहला आंसर है कि टू इंश्योर द डीएनए इन सर्कुलर, दूसरा हो गया टू डिफरेंट रिकम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स, टू प्रिवेंट कंटामिनेशंस और टू एम्पलीफाइंग डीएनए सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या भाई, क्लोनिंग वेक्टर चयन योग मार्कर का कैसा उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य। तो सही आंसर है 2 नंबर, टू डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स, यानी पुनर्योगेज डीएनए और अपुनर्योगेज डीएनए को क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट करने में मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है, मार्कर, यानी मार्क कर रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज सेपरेट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए टुकड़ों को किस आधार पर अलग करता है। तो जब कभी ऐसा आएगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए टुकड़ों को किस आधार पर अलग करता है, तो सही आंसर है कि उसके साइज और चार्ज के आधार पे। क्या आंसर देंगे, साइज और चार्ज के आधार पे। नेक्स्ट आएंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन ए क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर में उत्पत्ति स्थान का उद्देश्य क्या है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का उद्देश्य पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, क्लोनिंग वेक्टर में। तो जब कभी उत्पत्ति स्थान की बात आएगी तो उत्पत्ति स्थान में हम लोग कहेंगे कि भाई उत्पत्ति हो रहा है, यानी ओरिजिन हो रहा है,
ऑरिजिन का जो स्टार्टिंग वर्ड है, यानी इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में इनिशिएट होना। इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ, तो प्रारंभ होगा तभी उत्पत्ति होगा, तो आंसर ढूंढेंगे इनिशिएट रेप्लिकेशन कहाँ है, तो सही आंसर हो गया टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। तो हमारा सही आंसर हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द एंजाइम यूज फॉर ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है। यहाँ देखेंगे भाई, जोड़ने का काम अगर आएगा आंसर, तो आंसर क्या देंगे, डीएनए लाइगेज। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का तो काम था भाई डीएनए को कट करने का, है ना। हेलिकेज क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बंधन को खोलने का काम करता है। किसको खोलने का काम करता है, हाइड्रोजन बंधन का। और डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए आरएनए को डेवलपमेंट करने में मदद करता है ये। तो सही आंसर हमारा हो गया डीएनए लाइगेज, यानी किस काम के लिए, जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स आर प्रिफर्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स बिकॉज, प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर के रूप में क्यों पसंद किया जाता है। तो प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर के रूप में पसंद करने का कारण इन चारों में है, तो ढूंढना है। दे आर हेरिटेबल, जी नहीं। दे डिग्रेडेड इजिली, आसानी से टूट जाते हैं, ये भी नहीं। दे आर लार्जर देन क्रोमोजोम, क्या ये क्रोमोजोम से बड़े होते हैं, ये भी नहीं। सही आंसर है क्या, दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। याद रखना ये क्या काम करने में मदद करता है, इसीलिए क्योंकि इसमें रेप्लिकेशंस की प्रक्रिया होती है, यानी रेप्लिकेट कर जाते हैं आसानी से, तो इसलिए सही आंसर हो गया दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, पहला आरडीएनए किसने बनाया था, यानी किसने पहला आरडीएनए की जानकारी दी थी। तो सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा भाई, वाटसन एवं क्रिक डीएनए मॉडल की जानकारी दी थी। बोयर एंड क्वायर सिद्धांत दिया था। मेंडल जो था ये जेनेटिक्स के बारे में दिया था। सही आंसर हो जाएगा पोलबर्ग। क्या नाम देंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए की जानकारी अगर आए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पोलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड होस्ट फॉर क्लोनिंग, क्लोनिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जीव बताइए। कौन से जीवों को क्लोनिंग के लिए उपयोग करते हैं। और इन चारों में अगर देखेंगे तो आप हमेशा चर्चा सुने होंगे कि ई कोलाई बैक्टीरिया का ही प्रयोग हम लोग क्लोनिंग में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ई कोलाई यानी एशेरिचिया कोलाई। अगले क्वेश्चन में 49, विच स्टेप इज द फर्स्ट इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक का पहला स्टेप बताना है, चरण कौन है डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो अब चलिए भाई पहला स्टेप देखेंगे। तो डीएनए टेक्नोलॉजी के अगर स्टेप को देखेंगे तो सबसे पहला हमारा है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सही आंसर यहाँ है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ दिया होगा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें सबसे पहले होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चलिए एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर डायरेक्टली इंजेक्ट फॉरेनर डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। ये क्वेश्चन नंबर गलत मार्किंग हो गया है, क्वेश्चन नंबर है ये 50, 40 बोल रहे, क्वेश्चन नंबर क्या है 50। यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक का उपयोग पशु कोशिका के नाभिक में विदेशी डीएनए को क्या करते हैं भाई, सीधे इंजेक्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि पशु कोशिकाओं में विदेशी डीएनए को डालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम दिए थे, माइक्रो इंजेक्शन। यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यानी आज का आपका 50 क्वेश्चन हमने क्लियर कॉन्सेप्ट किया। और आज हमने जो चर्चा किया यानी कौन से चैप्टर का, तो चैप्टर नंबर 11 चल रहा था हमारा आज का क्वेश्चंस। और चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़ा आज बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी अब मंडे को होगी, यानी आफ्टर 26 जनवरी यानी 27 को क्लास होगी, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्या, चैप्टर 12 की। तब तक आप बने रहिए, पढ़ते रहिए और भी सब्जेक्ट को हमारे प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन लाइन में, और साथ ही साथ जितने दूरों तक हमने पढ़ाया आपको चैप्टर 11 तक उसको रिवाइज करते रहिए। और समय कम रहने के बावजूद आप चैप्टर 12 से लेकर 16 तक का भी रिवाइज करके रखिए, फिर हम आएंगे, फिर आपको तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे। जी आज के लिए धन्यवाद।